करते हैं ये वाला यूनिट, इसका नाम है सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हम लक्ष्मीकांत की वीडियो जो है उसको पूरी कवर कर रहे हैं और हमने ये जो 2 यूनिट्स थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये कंप्लीट कर चुका है। अब हम सेलिएंट फीचर में जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं दीज आर वेरी लेंदी बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो करवाऊंगी। एक्चुअली हमारे पेपर का 2 पार्ट होता है, एक होता है फैक्चुअल यानी फैक्ट्स पूछने वाला, एक होता है कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल पार्ट में ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग काम आती है, इसको आप टोटली स्किप तो नहीं कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते। देखो ये वाला जो पोर्शन है दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ने की भी कुछ खास ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लेटर पार्ट्स में इसको ऐड करेंगे। अब आता है क्या आता है सीलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये बहुत लेंदी है कि ठीक है, अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, या फिर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड है। अब कैसे, तो देखो ओरिजिनल टाइम पे क्या हुआ था, 1949 पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रीएम्बल जो था उसके अंदर प्रीएम्बल्स थे, ठीक है, और क्या था 395 आर्टिकल्स थे, तो जिसके अंदर जो है 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो, और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत बढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल भी है और साथ में 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल। इसके 395 आर्टिकल्स से लेकर 470 आर्टिकल्स में जाने का रीज़न क्या था, तो ये चारों इसके रीजंस थे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ज्योग्राफी एक तो बहुत बड़ी इंडिया है ना, उसके बाद फिर हिस्टोरिकल कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जैसे कि जो एक्ट्स बने थे हमारे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के, वो बहुत सारे बल्कि से थे, बहुत हैवी थे, अपन डिस्कस भी किया था 1935 का एक्ट, ठीक है, इसकी वीडियो मैं यहाँ पे दे दूँगी। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट के लिए है, और फिर डोमिनेंस है लीगल यूनिट्स का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पे। देखो ये जो है ड्रॉन किया था फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, DPSP हो गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, जिसमें मेनली हमारा क्या किया है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल है कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, हमने ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे अदर प्रोविजंस है जो हमने कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रशिया से, फ्रांस से, ये सब जगह से, ठीक है। इसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। देखो मेनली हम संविधान को रिजिड और फ्लैक्सिबल किस बेसिस पे बोलते हैं, कि अगर हम उसको अमेंड अच्छे से कर पाएँ, इजीली कर पाएँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्सिबल कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको अमेंड करने में या चेंज करने में हमको उस प्रॉब्लम जा रही है, बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा, तो हम उसको रिजिड बोलते हैं। तो देखो स्पेशल मेजॉरिटी जहाँ पे लगती है, जैसे 2/3 मेजॉरिटी लग गई, तो हम उसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, और ये थोड़ी टफ रहती है, ठीक है। 2/3 लोगों को मनाना एक चीज़ों में, सोचो 5 लोग में से 3 लोगों को बना लेना किसी भी चीज़ के लिए, तो कितना टफ है ना ये। उसमें से स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि एक आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद रेक्टिफिकेशन हाफ बाय स्टेट्स, टोटल स्टेट्स, ठीक है। जो हाफ स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसका हाफ स्टेट्स का भी यहाँ पे मंजूरी होनी ज़रूरी है, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी आ जाती है, ठीक है। एक होती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी भी, जो बहुत फ्लैक्सिबल होती है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों की, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, हमारा क्या है, ब्लेंड है, ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो देखो वैसे तो हमारा संविधान फेडरल है, फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब सिर्फ एक चीज़ समझना, कि जब हम जो है स्टेट को भी उतनी ही पावर देते हैं, या उतना ही हम जो है उसको अच्छे से रखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। तो देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख रही होगी कि हमने हमारे संविधान में ली है, जैसे कि हमने क्या लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, लेकिन रिजिडिटी नहीं है। दैट मीन्स कि टोटली फेडरल तो नहीं है, ठीक है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, येस, बाइकैमरलिज्म है, येस, बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है ना, जैसे अभी मैंने बताया रिजिडिटी नहीं है। दैट मीन्स ये टोटल फुल्ली फेडरल तो नहीं है, बट हमारे यूनिटरी बायस है। बायस कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में ना हमारे यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लैक्सिबिलिटी भी है ना, जैसे मैंने बताया था फ्लैक्सिबिलिटी भी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, फिर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर जो है स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। उसके बाद मेन जो है हमारा इमरजेंसी के टाइम पे ना क्या होता है, जितना भी फीचर्स रहते हैं वो यूनिटरी के जैसे बिहेव करने लगते हैं, पूरे पावर जो होते हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं, ठीक है, केंद्र जो सरकार है उसके पास चले जाते हैं।
अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये इसमें बस इतना याद रखना कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, और ये हमने यूके से एक्चुअली ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। इसके बाद हम ये देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या, सॉरी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है कि पार्लियामेंट सबसे सोवरेन है, सबसे उच्च बॉडी है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, एक कहावत है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो लड़की से लड़का नहीं बना सकती और लड़का से लड़की नहीं बना सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। इतना ज़्यादा पावर है पार्लियामेंट के पास। तो ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट की सोवरेनिटी ली है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी की मतलब क्या, ये अमेरिका से लिए, यानी कि अमेरिका में क्या होता है कि जज जो बोल दे, है ना, जज का बोला बाला रहता है वहाँ पे अमेरिका में, है ना। तो वहाँ से हमने ये लिया है। तो हमने क्या किया है, प्रॉपर सिंथेसिस किया है बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड अमेरिका का जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो हम दोनों को ले लिया है, ठीक है। एक दूसरे पे चेक बैलेंस अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और जो अमेरिका का हमने लिया ना, उससे हमारा क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी आता है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन आता है, हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि एक सेंटर है, जितने भी सेंटर के लॉ होंगे वो सेंटर वाला देखेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और जो भी स्टेट के रिलेटेड जो भी लॉ है, फेडरल लॉज हैं, वो सब स्टेट देखेगी। ऐसा नहीं है कि जो फेडरल लॉ है, जो स्टेट्स के लॉ है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सेंटर को नहीं भेज सकते। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इंटीग्रेटेड है। सबसे पहले केस कहाँ जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा। लोअर कोर्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो अपर कोर्ट, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट में भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस भी मिली है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, ये सारी चीज़ें हम जजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स का तो अलग ही चैप्टर डिमांड करता है, ठीक है। उसके बाद DPSP, ये भी एक अलग चैप्टर डिमांड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत देखो, जैसे BR अम्बेडकर ने इसको नोबल फीचर बोला है। इसके बाद ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सोशलिस्ट, गांधी, लिबरल। लेकिन याद रखना, ये जो बोला जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन किया हुआ है, तो नहीं, ये हमने खुद की सहूलियत के लिए किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई डिवीजन करके नहीं दिया गया है, वो आर्टिकल वाइज हमको बस बता देता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई थी 1976 में, और इसको रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, इसने ऐड किया था 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी ड्यूटी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी, और इसका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ना 3 जगह अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। एक तो फंडामेंटल राइट्स में हुए थे, एक DPSP में हुए थे, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हुए थे। तो आपको मुझे बताना है कौन सी ड्यूटी थी वो। इसका जो है ना पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया है। ओनली 1 आर्टिकल इसके लिए ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, आर्टिकल 51A। अब बात करते हैं अपन सेक्युलर स्टेट की। तो जब हमारा स्टेट होता है ना, सेक्युलर का मतलब बस ये याद रखना कि कोई धर्म को ऊपर, जाति के ऊपर, मतलब मेनली रिलीजन के ऊपर जो है कोई भी भेदभाव नहीं होगा, है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा फेवर कर दिया और दूसरे रिलीजन को फेवर नहीं किया। दैट मीन्स सेक्युलर होना, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया था हमारे प्रियम्बल में भी, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है हमको कौन से आर्टिकल्स भी लिखे हैं यहाँ पे, और कौन सी चीज़ों में हम ना सेक्युलर स्टेट दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो प्रियम्बल में है। उसके बाद प्रियम्बल में ये भी लिखा है ना, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये भी दिखाता है। उसके बाद स्टेट जो है वो ये वाला इक्वालिटी वाला आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने के लिए बोलता है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 आर्टिकल। फिर 25 आर्टिकल में फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट की बात होती है। उसके बाद आर्टिकल 26 में मैनेजिंग द रिलीजियस अफेयर्स की बात होती है। देन नो पर्सन जो है टैक्स नहीं पे करना है किसी को, है ना, फॉर द प्रमोशन ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजन, तो वो 27 आर्टिकल बोलता है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन करने की बात जो है आर्टिकल 28 में बात करी जाती है। और 29 में तो पता ही है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बात होती है ना। उसके बाद जितने भी माइनॉरिटीज़ है, ये आर्टिकल 30 हो गया ये अपना, है ना। यहाँ पे क्या था, प्रोटेक्शन करना है, और यहाँ पे क्या था, इनको ये लोग इस्टेब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कौन, माइनॉरिटीज़। अब आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, ठीक है। ओनली दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यानी कि क्या हुआ है, सब लोगों को, मतलब इसका मतलब ये समझो कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, अपना मत देने का अधिकार। तो यहाँ पे क्या है, वोट जो एज थी वो 21 थी पहले, 21 के हो जाओगे तब आप वोट दे पाओगे। अभी तो आप 18 में दे सकते हो। तो वो कैसे आया, तो इन 1989 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1988 में, जिसके कारण हमारी एज जो है वो रिड्यूस कर दी गई थी। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि जो है आपको एक ही, आप
इंडिया के नागरिक हो, आप एमपी के या फिर राजस्थान के नागरिक नहीं हो, ठीक है, सिर्फ आप क्या हो, इंडिया के नागरिक हो। तो ये चीज़ बोली गई है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं ना, वो उनकी भी नागरिकता रखते हैं और साथ साथ में सेंटर की भी नागरिकता रखते हैं। अब जैसे कोई इंसान जो है एमपी से राजस्थान चला गया, तो अब उसको एमपी की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राजस्थान की मिलेगी। ऐसा यूएसए में होता है। जबकि इंडिया में तो पूरे इंडिया की सिटीजनशिप हमको मिल जाती है। अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की। तो हमारे यहाँ कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी आती है। याद रखना ऐसे टाइम पे जहाँ पे इमरजेंसी क्या होती है, आपको अचानक से काफ़ी अनफोर्सिन चीज़ें हो जाती है ना, अचानक से वॉर हो गया, अचानक से अंदर ही अंदर रिबेलियंस आ गए, ये सब चीज़ें है ना। तो ये सब हम चीज़ें एकदम डिटेल में बाद में बात करेंगे, इसका भी एक चैप्टर आता है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि पैसे की तंगी तो आर्टिकल 360। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, नेशनल इमरजेंसी यानी कि फादर की इमरजेंसी। उस टाइम पे घर में ना, घर के बाहर से किसी ने अटैक कर दिया या फिर घर के अंदर ही विद्रोह हो गया, है ना, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी यानी कि आपके कोई 2-3 बच्चे हुए हैं, तो वो बच्चों ने आपकी बातें मानना बंद कर दी, या फिर वो जो है आपने एक बुक बना के दी थी कि इस हिसाब से चलना, और वो उन्होंने उस बुक को फॉलो नहीं किया, तो जो है क्या है, वहाँ पे ये स्टेट इमरजेंसी लग गई। फाइनेंशियल मतलब कि आपके पास जो है वो पैसे ही नहीं बचे, तो फाइनेंशियल जो है पैसे ही नहीं बचे तो आप फिर घर ही नहीं चला पाओगे, तो आर्टिकल 360 लग गया, ऐसे याद रखो। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट यानी कि देखो सेंट्रल होती है पूरा इंडिया में, एक स्टेट होती है जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिस इज़ अ स्टेट हो गया, है ना। एक टायर सेंटर हो गया, एक टायर स्टेट हो गया, और एक थर्ड टायर बाद में ऐड किया गया है 73rd एंड 74th से, जो कि है लोकल गवर्नमेंट, है ना। थर्ड टायर बोलते हैं इसको। 73rd अमेंडमेंट से पंचायत लेके आए हैं। पार्ट 19 न्यू शेड्यूल ऐड किया है। न्यू शेड्यूल में कौन सा शेड्यूल ऐड किया है, 11th शेड्यूल ऐड किया है। और 74th अमेंडमेंट 1992 में म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था। इसमें न्यू पार्ट ऐड किया है 9th A को। इसके शेड्यूल कौन सा है, 12th शेड्यूल। तो ये 11th शेड्यूल, ये 12th शेड्यूल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कहाँ कहाँ मेंशन है, एक तो आर्टिकल 19 में मेंशन है, फिर आर्टिकल डीपीएसपी में मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 43 का भी है, जो कि अमेंडमेंट से आया था। आप मुझे बताना कौन सी अमेंडमेंट थी ये। उसके बाद इसने क्या किया है, एक न्यू पार्ट ऐड किया है, पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंटाइटल करता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 243ZH से 243ZT, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से आर्टिकल्स में आती है बताओ। तो ये सारे आर्टिकल्स दे देंगे और एक और फालतू का आर्टिकल दे देंगे, बोलेंगे किस में नहीं है, तो आपको वो वाला ऐड करना पड़ेगा। तो इसको याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ है। देखो मैं इसे नॉर्मली ही बता दे रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन जस्ट लिसन, ओके। सो क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये बोरेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इधर उधर से ले लिया है, मैंने बताया था ना सोर्सेज क्या है इसके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ऑब्वियस ही बात है 1935 को एज इट इज़ उठा के डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अन इंडियन और एंटी इंडियन है, मतलब इसमें कुछ लोग जो हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अनेबल करता है इंडियन सिचुएशन या अनवर्क करता है इंडिया को, मतलब कि इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं है, एंटी इंडियन है ना, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ के हनुमंथन अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये बोलते हैं वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ, क्या लिखा है, वीणा, यस वीणा, ये जो भी है मतलब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है हमारा अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग जो है ऐसा उसको अन गांधीयन बोलते हैं, जो गांधीयन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं चला। फॉर एग्जांपल ये पंचायत, ऑब्वियस ही बात है पंचायत बनी नहीं थी स्टार्टिंग में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से आई थी। उसके बाद एलिफेंट साइज़ बहुत बड़ी साइज़ हो गई है ना। बाकी इसमें ये सब याद मत करना किसने क्या बोला, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं वो, ठीक है। अब आता है पैराडाइज ऑफ लॉयर। बहुत सारे लॉयर्स ने अपने हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं और इतनी टफ लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि नॉर्मल लोगों को उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको बोला गया है पैराडाइज ऑफ लॉयर। उसके बाद ये हमारा जो है यूनिट ख़त्म होता है। इसमें कुछ आर्टिकल, सब्जेक्ट मैटर एंड कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दैट, बट दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं आखिरी में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, वो सब की लिस्ट आपको दे दूंगी वीडियो में बना के। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स, रटने के पीछे मत भागना सबको। आई विल गिव यू द लिस्ट एट दी एंड, ओके। जब मैं वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ के ऊपर, तब मैं आपको इन सब की लिस्ट दे दूंगी। उसके पहले जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।